कितना हीट जो है, कितना हीट यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ये हम लोग को चेक कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इस डायग्राम में थे, चलो बेसिकली स्टीम कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेट अस सपोज ये हमारा पॉइंट 1 है, और कहाँ तक कंडीशन चला, ये 2। क्लियर है, देख पा रहे हो उसको? अब देखो बेसिकली ये जितना लेटेंट हीट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, मतलब पॉइंट 1 से 2 पे, मतलब इस क्वालिटी जब यहाँ से 1 से 2 स्टेट पे आया, मतलब ये क्या हो गया, जब ये वेट कंडीशन से स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया, इस कंडीशन में जितना हीट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, इसी हीट को क्या किया जा रहा है, इसी हीट को क्या किया जा रहा है, इस हीट को यूटिलाइज किया, मतलब जो है हम लोग यहाँ पे जनरेटर में सप्लाई कर रहे हैं, और जनरेटर से क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकला उस सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे यूज किया जा रहा है। समझ पा रहे हो उसको? समझ रहे हो? यस सर। हाँ, चलो। तो हम लोग को निकालना है कि डेल्टा एच, मतलब 1 से 2 स्टेट पे, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया, तो उस केस में जो है कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ H1? हम लोग यहाँ से H1 का वैल्यू निकाल रहे थे। H1 का मतलब क्या हो गया, इंटायर, ये इंटायर वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, HF प्लस एक्स एच एफ जी। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सिर्फ ये वैल्यू, जस्ट वी नीड ओनली दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसमें से हम HF को यदि सब्सट्रैक्ट कर दें, और यहाँ से यहाँ तक इंथैल्पी क्या है, ये इंथैल्पी यहाँ से ये यहाँ तक HF है, तो मतलब इस H1 में से, HF को यदि हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो यही तो डेल्टा H हो गया ना, क्या? क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस, ये यहाँ तक है H1, जो कि ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है। हमको चाहिए कहाँ तक, हमको चाहिए सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब कि H1 में से यदि हम सिर्फ इस वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ये क्या डेल्टा एच निकल जाएगा, और ये वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू इज HF। तो कहने का मतलब ये डेल्टा एच निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, H1 माइनस HF करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज H1 माइनस HF, दिस डेल्टा एच। H1 ऑलरेडी हमारे पास क्या है, HF प्लस एक्स एच एफ जी है, माइनस HF, HF कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एच एफ जी, एक्स इंटू एच एफ जी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 0.9 दिया हुआ है, और ये एच जी माइनस एच एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ से देखो दिस, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये क्यू जी निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, ये किलो जूल पर केजी, जो कि हम लोग यहाँ पे डेल्टा एच निकाल रहे थे। बेसिकली इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पे किलो जूल पर केजी में है, तो दिस क्यू जी इजकल टू, है ना। हाँ, तो अब यहाँ से, तो हम लोग जो ये जो हम लोग यहाँ से निकाल रहे थे कि पावर इनपुट जो था, पावर इनपुट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एम डॉट इंटू दिस क्यू जी। अब पावर इनपुट ऑलरेडी हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, पावर इनपुट कितना निकला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर इनपुट, यहाँ हम लोग निकाले थे, पावर इनपुट का वैल्यू यहाँ पे निकला था 70/0.6, है ना। तो 70/0.6 कितना हो जाएगा, 70/0.6, दिस इज इक्वल टू एम डॉट इंटू, ये वैल्यू कितना निकला है, 1981.7, 1981.7, तो यहाँ से मास फ्लो निकल जाएगा। ठीक है, दिस मास फ्लो जो निकलेगा 0.0588 केजी पर सेकेंड। समझ पा रहे हो इसको? कोई दिक्कत? यस सर। हाँ, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यहाँ पे जो हम लोग हीट सप्लाइंग सोर्स है, हीट सप्लाइंग सोर्स क्या है, हम लोग स्टीम को कंडेंस करके, कंडेंसेशन से जो हीट जो रिलीज हो रहा है ना, उसी हीट से हम लोग क्या कर रहे हैं, वीए सिस्टम को हम लोग रन करवा रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, हम लोग को ये देखना होगा कि वो जो स्टीम जो कंडेंसेशन हो रहा है, जो हम लोग जो जहाँ पे क्वालिटी 0.9 था, 0.9 से जो जहाँ पे जो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस ड्यूरेशन में कितना अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से रिलीज किया, तो वो हीट रिलीज हम लोग वहाँ से निकाल लिए, डेल्टा एच का वैल्यू निकल गया। अब डेल्टा एच निकला तो अब यदि मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम की बात हम करेंगे तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करने तो क्या होगा, वो हमारे किलोवाट में आ जाएगा, मतलब उस स्टीम से जो है दैट क्वांटिटी ऑफ हीट जो है, मतलब उसका यूनिट क्या होगा, किलोवाट में, है ना। उतना किलोवाट जो हीट सप्लाई हो रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, वो जनरेटर को सप्लाई कर रहा है। अब जनरेटर को जितना हीट सप्लाई हुआ, उसी हीट से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पर रन हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को 3-4 न्यूमेरिकल को देखें, जो कि तुम्हारा जो है, इससे तुमको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग सिस्टम में, ये सिस्टम में हम लोग इस तरह से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तुम्हारे यूनिट 1 में, है ना। हम लोग यूनिट 1 में यहाँ से आते हैं। यूनिट 1 में तुम लोग को पढ़ना है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, दिस इज यूनिट 1। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तुम देख पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो। तो इसमें रेफ्रिजरेशन मशीन ऑलरेडी हम लोग का डिस्कशन हो चुका है, हीट पंप हो चुका है, ठीक है, सीओपी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आइडियल रेफ्रिजरेशन मशीन और रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट किए थे। क्लियर है? ये सब हुआ है ना? यस सर, हुआ है सर। रेफ्रिजरेशन मशीन क्या था? रेफ्रिजरेटिंग मशीन क्या है? रेफ्रिजरेटिंग मशीन जिससे हम लोग, मतलब जिससे तुम मतलब रेफ्रिजरेशन प्रोसेस करते हो, वही तो मशीन है ना। ये सीओपी जो भी तुम, वीसीआरएस है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, आइडियल रेफ्रिजरेशन, यही तो मशीन है। अच्छा, रेफ्रिजरेशन मशीन जो है बेसिकली मशीन क्या है, जो तुम सिस्टम की बात करो वही मशीन है। उस जो तुम जैसे कि मतलब रेफ्रिजरेटर जो जैसे कि मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किससे चलता है, तो वीसीआरएस पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी से। जो मतलब जो तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर जो है, या मतलब डोमेस्टिक जो एयर कंडीशनर होता है, तो ये जो मतलब जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनिंग डिवाइस है, ये सब जो है बेसिकली ये किस पे रन करता है, ये वीसीआरएस पे रन करता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो रेफ्रिजरेशन मशीन ऑलरेडी डिस्कस हम लोग किए हैं, हीट पंप ऑलरेडी हो चुका है, सीओपी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी हो चुका है। यस सर, हुआ है। हुआ है। हम लोग जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे ना, तो हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग रिवर्स कॉर्नोट साइकिल से हम लोग डिस्कशन किए थे। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब क्या हो गया, रिवर्स कॉर्नोट साइकिल। रिवर्स जब जब हम लोग मतलब कॉर्नोट साइकिल को के डायरेक्शन को जो हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में और वीसीआरएस में, ठीक है, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में और वीसीआरएस में जो हीट कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सर कंडेंसर दोनों में लगा हुआ है। सर VCRS में एक्सपेंशन वाल्व में जाता था उसके बाद, और आइडियल रेफ्रिजरेशन में टरबाइन में जाता है। सर हाँ क्वेश्चन सही है। तुम्हारा स्टेट तुम जो कह रहे हो सही है। ये हमारा क्वेश्चन है कि आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है उसमें, और वीसीआरएस में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है।
सर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता वेरी है। गुड। मतलब जो आइडियल सिस्टम में है उसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो रहा है क्या, लेकिन वीसीआरएस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है। यस सर। अच्छा ये अब ठीक है, अब ये बताओ दोनों में किस केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा। यदि हीट रिजेक्शन की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर में ज्यादा हीट रिजेक्ट होगा या कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट रिजेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन तो यही सब आएगा इंटरव्यू को। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यों। क्योंकि सही आंसर तुम्हारा सही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, लेकिन क्वेश्चन है क्यों। देखो ये बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, ये सब एप्लीकेशन जो तुम पढ़ रहे हो जैसे आरएसी वगैरह है, आईसी इंजन है, हीट ट्रांसफर क्या उसका एप्लीकेशन पार्ट है, लेकिन बेसिक में बेसिक थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा कंसेप्ट रहना जरूरी है। ठीक है तुम लोग पढ़े हो, ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब बताओ कि दोनों में आखिर आइसोथर्मल केस में ज्यादा हीट रिजेक्ट क्यों होगा। और लोग बताइए, मिस्टर करीम कहाँ है, मिस्टर करीम। सर क्वेश्चन क्या था, अभी रिकनेक्ट हो गया फिर से नहीं। हाँ क्वेश्चन ये है कि यदि हीट रिजेक्शन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो आइसोथर्मल एक कंडीशन में, मतलब आइडियल साइकिल में क्या हो रहा है, वहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो रहा है और वीसीआरएस में कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, तो किस केस में ज्यादा हीट रिजेक्ट होगा। तो एक आंसर यहाँ से मिला कि सर आइसोथर्मल केस में हीट रिजेक्शन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा इफिशिएंटली काम करेगा, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा। तो क्वेश्चन हमारा ये कि क्यों ज्यादा होगा आइसोथर्मल केस में, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन है आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन वीसीआरएस में है, तो आखिर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन ज्यादा क्यों होगा। सर वहाँ पे वेट एक जगह पे वेट जोन में होता है और यहाँ पे गैस है तो मतलब वेट जोन नहीं होगा शायद। ऐसे ऐसा क्यों होता है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाई इट इज ग्रेटर देन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्शन। देखो बेसिकली क्या होता है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन जो होता है ना, ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वेरी स्लो प्रोसेस होता है क्या, कोई भी यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा बहुत ही स्लो होगा, और जो प्रोसेस जितना स्लो होगा वो कितना उसमें उतना कम लॉस होगा क्या। यस सर। थर्मोडायनामिक्स का जो है एफएलटीडी क्या है, Q1T2 क्या है, W1T2 प्लस डेल्टा ई। ठीक है। तो इस केस में यदि हीट ट्रांजिशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर केस में क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू dw प्लस डी, डिफरेंशियल फॉर्मूले रहे हम लोग। अभी कांस्टेंट टेम्परेचर करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा, बेसिकली डी क्या होता है, व्हाट इज डी, डी इक्वल टू एम सी बी डी टी। टेम्परेचर दी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, डीई क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या। कांस्टेंट टेम्परेचर केस में आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब Q1T2 इक्वल टू W1T2। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो यस इसको। सर। यस सर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर केस में हो गया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में जो जितना वर्क होगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा, उस सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, यदि कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कुछ वर्क भी होगा और ये सिस्टम बेसिकली क्या होगा, और सिस्टम कुछ एनर्जी भी अपना बढ़ाएगा। कांस्टेंट प्रेशर केस में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर केस में कुछ सिस्टम अपना अपना एनर्जी भी बढ़ाएगा और सिस्टम कुछ वर्क भी करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर केस जो है, कांस्टेंट टेम्परेचर केस में क्या होता है, चूंकि प्रोसेस क्या होता है आइसोथर्मल है,
इसमें किसी तरह कोई लॉसेज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब हीट का जो वैल्यू होगा ना वो ज़्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर के केस में, ठीक है। लॉसेस कम है इसीलिए उस केस में ज़्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे आइडियल रेफरेंस साइकिल के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बेल कॉल्मन साइकिल के बारे में, है ना। बेल कॉल्मन साइकिल, बेल कॉल्मन साइकिल में चलो देखो, ब्रेटन साइकिल के नाम तुम सुने होंगे। ब्रेटन साइकिल क्या होता है? व्हाट इज ब्रेटन साइकिल? ब्रेटन साइकिल में बेसिकली क्या होता है, 4 कंपोनेंट होते हैं। जो कि तुम पढ़े होगे गैस टरबाइन, है ना। गैस टरबाइन में इस चीज के बारे में तुम देखे होगे कि बेसिकली ये जो है ना, गैस टरबाइन किस पे काम करता है? ब्रेटन साइकिल पे काम करता है क्या? यस सर। हम्म, ठीक है। चलो, तो बेसिकली क्या होता है, टीएस प्लॉट बात करते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेटन साइकिल का। तो ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले एयर जो है ना, एयर एयर कंप्रेसर में इन किया, और ये आइसेंट्रोपिकली, ये जो कंप्रेशन जो हो रहा है बेसिकली क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यहाँ होता है। तो बेसिकली ये कंप्रेशन हो गया 1 to 2, एयर कंप्रेसर में गया और कंप्रेसर में ये आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड हुआ। अब इस कंप्रेस्ड एयर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीटर में यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो हीटर में क्या हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मतलब ये चला गया 2 to 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं। अब इस हीटेड एयर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टरबाइन में यहाँ पे सप्लाई करवाते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया 3 to 4, यहाँ पे एक एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन के बाद अब इस एयर को क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कूलर में सप्लाई करते हैं, है ना। ये हो गया 1 1 2 3, ये हो गया 4, ठीक है। 3 to 4 में यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, और 4 to 1 में अब ये क्या हो गया, यहाँ पे कूलर में आ गया। कूलर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। समझ पा रहे हो यहाँ पे? इसको हम लोग बोलते हैं, यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेटन साइकिल, जो कि गैस टरबाइन इस ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। इसमें क्या डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। एयर का मूवमेंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रहा है। एयर का मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब लेफ्ट, यस, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एयर का सर्कुलेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब सारे कंपोनेंट को हम लोग रिवर्स कर देंगे। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिवर्स करने का मतलब ये हो गया, रिवर्स करने का मतलब ये हो गया, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कंप्रेसर को इस साइड ले जाएंगे, कंप्रेसर को इस साइड लाएंगे, टरबाइन को इस साइड कर देंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। और कूलर को ऊपर रखेंगे और हीटर को नीचे कर देंगे। अब इस डायग्राम को कुछ ऐसे कर दो, सबको ऐड कर दो। क्या किया गया है, सारे कंपोनेंट को हम लोग क्या किए, लेफ्ट वाले को राइट कर दिया और ऊपर वाले को नीचे कर दिया, मतलब उसको हम लोग एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। ये कंप्रेसर है, ये टरबाइन है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, कूलर, और नीचे वाला क्या होगा, हीटर। समझ पा रहे हो? सुन पा रहे हो, उसको देख पा रहे हो? यस सर। हाँ। अब चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज था, अब इस केस में डायरेक्शन को क्या करें हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। तो अब इसको जो हम लोग डायग्राम पे देखें टीएस प्लॉट पे, तो ये जो डायरेक्शन जो हम लोग चेंज किए हैं ना, ऊपर वाला जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था उसको बोलते हम लोग क्या बोलते थे,
ब्रेटन साइकिल, और जस्ट जस्ट जब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कर दिए तो क्या हो गया, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। समझ पा रहे हो उसको, समझ पा रहे हो उसको? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशर यहाँ हो गया, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट 1, कंप्रेशर से कंप्रेस्ड हुआ, तो जैसे कंप्रेस्ड हुआ तो 1 to 2 कंप्रेस्ड हुआ। कंप्रेशन के बाद क्या हुआ, अब एयर को हम लोग कंप्रेस किए, आइसेंट्रोपिकली यहाँ पे कंप्रेस किए, कंप्रेस के बाद इसको क्या किए हम लोग, यहाँ पे कूल किए, इसको हम लोग कहाँ भेज दिए, कूलर में, जहाँ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। दिस इज 2 to 3, 2 to 3 में क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसको हम लोग टरबाइन में एक्सपैंड करवाए, टरबाइन में क्या किया हम लोग, इसको 3 to 4 में यहाँ पे आइसेंट्रोपिकली यहाँ पे एक्सपैंड करवाए, है ना, आइसेंट्रोपिकली हम लोग यहाँ पे 3 to 4 यहाँ पे एक्सपैंड करवाए, और एक्सपैंड करवाने के बाद हम लोग इसको कहाँ भेजे, इवेपोरेटर में भेजे। इवेपोरेशन में 4 to 1 में क्या हो गया, यहाँ पे इवेपोरेशन, हीटर मतलब क्या हो गया, इवेपोरेटर। हीटर का मतलब क्या हो गया, बेसिकली हीटर का सेंस क्या है, हीटर मतलब क्या हो, यहाँ पे इवेपोरेटर लगा हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इवेपोरेटर में क्या होता है, हीटिंग होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या किए, एक्सपेंशन के बाद इसको हम लोग इवेपोरेटर में सप्लाई कर दिए, वहां पे क्या हो गया, हीटिंग हुआ, हीटिंग के बाद ये 4 to 1 में फिर से यहाँ पे हीटिंग, यहाँ पे कहने मतलब यहाँ पे हीट सप्लाई हुआ कांस्टेंट प्रेशर में, और यहाँ 2 to 3 में क्या हो गया, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ। समझ पा रहे हो इसको? यस सर। यस, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेटन साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, या इसको लोग बोलते हैं बेल कॉल्मन साइकिल ही बोला जाता है, बेल कॉल्मन साइकिल। देखो, तो ये जो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, देखो, बेसिकली गैस रेफरेंस सिस्टम जो है ना, गैस सिस्टम में रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे काम करता है, या उसको बेल कॉल्मन साइकिल भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग साइकिल भी उसको बोलते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, एयरक्राफ्ट में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है ना, बेसिकली इसी सिस्टम पे काम करता है। या गैस लिक्विफिकेशन साइकिल भी ये बेल कॉल्मन साइकिल पे ही काम करता है। तो बेसिकली ये जो बेल कॉल्मन साइकिल जो है, ये एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज करेंगे हम लोग, और गैस लिक्विफिकेशन साइकिल में भी इसको यूज करेंगे। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो उसको? क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो बेसिकली हमारा ये डायग्राम है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, बनाए थे इसको। 1 to 2 में क्या है, 1 to 2 में क्या है, कंप्रेशर है ना। 1 to 2 में क्या था, यहाँ पे सबसे पहले एयर को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस किए, दिस इज 1 2, एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली, है ना। यहाँ पे जो है कंप्रेसर में यहाँ पे हम लोग कंप्रेस करवाए। कंप्रेशन के बाद क्या किया हम लोग, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के बाद क्या हुआ, इसको हम लोग भेज दिए कूलर में। बेसिकली यही चीज हो रहा है ना, हम लोग इसको कंप्रेशन के बाद कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, कंडेंसर में भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं, क्या वीसीआरएस में भी ऐसा था कि नहीं, पहले कंप्रेसर के बाद कहाँ भेजते थे उसको, कंडेंसर में। कंडेंसर कंडेंसर में में। भेजते थे। तो यहाँ भी वही चीज है, कंप्रेसर के बाद यहाँ भी क्या हो रहा है, कंडेंसर में जा रहा है। डिफरेंस क्या है, वहां पर रेफ्रिजरेंट है और यहाँ पे क्या है, एयर है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि वहां पे वर्किंग सब्सटेंस हमारा रेफ्रिजरेंट था, और यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस क्या है, एयर है। एयर। डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। तो दिस इज 2 to 3, 2 to 3 में कंडेंस, यहाँ पे जो है अब जो कंप्रेस्ड एयर इंटर्स इनटू कंडेंसर, जहां पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। मतलब हम लोग एयर को ये कह सकते हैं कि एयर को हम लोग ठंडा कर रहे हैं। यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ, एयर को कूल किया गया। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, रेफ्रिजरेंट को हम लोग कूल कर रहे थे वीसीआरएस में। तो सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट जो है सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग जब इसको हम लोग कूलर कंडेंसर में जब हम लोग पास करवाते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर जब हीट रिजेक्शन होगा तो क्या होगा, एयर यहाँ पे कूल होके स्टेट 3 पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो उसको? ठीक है। यस सर। नाउ यस सर। दिस कूल्ड एयर इंटर्स इनटू टरबाइन। यहाँ से अब यहाँ पर टरबाइन में गया, और टरबाइन में क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। यहाँ से क्या हो गया, 3 to 4 यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, एक्सपैंड करवाया। और एक्सपेंशन के बाद नाउ दिस एक्सपैंडेड एयर, अब ये एक्सपैंडेड एयर क्या हो रहा है ना, बेसिकली ये इवेपोरेटर में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, वहां पे वीसीआरएस में देखे थे नीचे में क्या था, इवेपोरेटर था। तो इवेपोरेटर में जो जा रहा है, तो इवेपोरेटर में क्या हो गया, यहाँ से कांस्टेंट
कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे हीट ऐड होगा। ये क्या हो गया, हीट ऐड होगा। बेसिकली ये हीट कहाँ से ले रहा है, ये हीट ले रहा है ये एयरक्राफ्ट, ये जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है ना जिसमें पैसेंजर बैठे होते हैं, समझ पा रहे हो, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज में जो सीटें जो यहाँ पैसेंजर जो बैठे रहते हैं ना, ये बेसिकली ये हीट कहाँ से ले रहा है, इस एयरक्राफ्ट से ले रहा है। इसीलिए इसको लोग बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है बेसिकली ये बेल कॉल्मन साइकिल पे ही काम करता है। क्योंकि एयर का टेम्परेचर जो यहाँ पे ये जो इवेपोरेटर में इन कर रहा है, ये यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होता है। और यहाँ पे कितना टेम्परेचर, सपोज यहाँ का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, सपोज दैट स्टार्टिंग में जब 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 रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जब काम नहीं कर, यहाँ पर टेम्परेचर सपोज यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और ये एयर जो यहाँ पर जो इन किया इवेपोरेटर में, इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं कि ये टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हीट यहाँ से सक स्टार्ट होगा। हीट ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस एयर में क्या होगा, यहाँ पे हीट एडिशन स्टार्ट होगा। हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, इस एयरक्राफ्ट से उस इवेपोरेटर कॉइल की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हीट एडिशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ। दिस इज 4 to 1। क्लियर है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes. This is 4 to 1 is the constant pressure heat addition, and this process is taken inside the evaporator. Basically ये evaporator कहाँ से हीट सक कर रहा है, ये हीट सक कर रहा है एयर उस केबिन से हीट सक कर रहा है। जो एयरक्राफ्ट का केबिन है जिसमें पैसेंजर्स होते हैं, वहां से सक कर रहा है। अब देखो एयरक्राफ्ट में दोनों चीज चल रहा है। एयरक्राफ्ट में तुम देख पा रहे हो कि बेसिकली ये बेल कॉल्मन यहाँ पे ब्रेटन साइकिल भी काम कर रहा होता है। देख रहे हो, ये ब्रेटन साइकिल से क्या होता है, इस ब्रेटन साइकिल से एयरक्राफ्ट को पावर मिलता है। उस एयरक्राफ्ट में जो मतलब गैस टरबाइन होता है ना, गैस टरबाइन में लगा होता है। तो गैस टरबाइन जो वर्क करता है बेसिकली वो किस पे काम कर रहा है, ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। और उसी गैस टरबाइन से जो एयर को थोड़ा सा हम लोग करके सेपरेट करके पार्टीशन करके उस एयर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उस एयर को हम लोग ले आते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल में, जहां पर कि उसी एयर से हम लोग क्या करते हैं, केबिन को हम लोग कूलिंग भी करते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे तुम सब कुछ यहाँ पे जो है ऑलरेडी हम लोग जिसको अभी एक्सप्लेन किए हैं। देखो यहाँ पे कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर 1 to 2 कंप्रेस्ड हुआ। कंप्रेशन के बाद कहाँ गया, कूलर में गया। जिसको कूलर बेसिकली क्या होता है, ये हमारा कंडेंसर है। यहाँ पे हीट रिजेक्शन हुआ, कंडेंस करने के बाद ये अब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। बेसिकली कंप्रेसर में क्या होता है, प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कराते हैं। बेसिकली कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में 1 2 3 4 है ना, टीएस प्लॉट है। तो कंप्रेसर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना। तो इसी चूंकि यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो कहने मतलब जब यहाँ पर जब कूलर में जब ये ठंडा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कूलर के एग्जिट पे भी प्रेशर जो है, जो प्रेशर 2 पे था वही प्रेशर 3 पे होगा। मतलब हाई प्रेशर गैस, हाई प्रेशर एयर हाई प्रेशराइज्ड रहेगा। इसके बाद कहाँ हो गया, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर में आया। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंडर के बाद क्या हो गया, ये बेसिकली एसी स्पेस यहाँ नहीं है, बेसिकली ये इवेपोरेटर कॉइल में जा रहा है, दिखाया जा रहा है एसी स्पेस में ही, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इवेपोरेटर कॉइल में यहाँ पे गया, जहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से एसी स्पेस से हीट लिया और हीट लेने के बाद क्या हो गया, फिर से ये हीटेड होके फिर से ये कंप्रेसर में गया। ठीक है, ठीक है। यस सर। देखो तो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, 1 to 2 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कंप्रेसर में हो रहा है। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। 2 to 3 में क्या हो रहा है, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है कंडेंसर में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल एडिबेटिक हो गया। ठीक है, एक्सपेंडर में हो रहा है। और 4 to 1 आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन, ये हमारा टीएस प्लॉट पे हो गया। तो बेसिकली कंप्रेसर में क्या होता है, हम लोग कंप्रेसर में वर्क हम लोग करते हैं। कंप्रेसर क्या होता है, वर्क इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और एक्सपेंडर में क्या मिला, कुछ वर्क मिला। क्योंकि एक्सपेंडर है, वहां एक्सपेंशन में क्या होता है, कुछ वर्क मिला। तो बेसिकली डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू टी। समझ पा रहे हो, डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू टी। डब्ल्यू सी में हम लोग वर्क करना पड़ा, लेट सपोज हमको 100 किलो जूल 100 किलोवाट वर्क करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ से
यहाँ से मतलब मान के चलो 30 किलोवाट का वर्क मिला, तो नेट कितना वर्क करना पड़ा? नेट कितना वर्क करना पड़ा? 70। 70 किलोवाट ही वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंडर है ना, बेसिकली एक्सपेंडर से जो वर्क मिलता है वो वर्क क्या होता है, नेट वर्क में जितना वर्क करना पड़ता है उससे उसमें समझ लो कि एक तरह से वो नेट मतलब डब्ल्यू नेट को कम करता है वो। मतलब बेसिकली ये हमारा क्या है ना, रेफरेंस सिस्टम क्या, वर्क इनपुट डिवाइस, यहाँ वर्क करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर टर्बाइन लगाना जो है यहाँ पर बेनिफिटेड है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस सर। और यदि मान चलो यहाँ तो वर्किंग सब्सटेंस हमारा एयर है, लेकिन यदि वर्किंग सब्सटेंस यदि हम इसमें यदि कोई रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे होते, तो क्या रेफ्रिजरेंट और 3 पे यदि लिक्विड फॉर्म में रहता, तो क्या यहाँ पर एक्सपेंडर यूज करना सही था? क्योंकि नो सर। वर्किंग सब्सटेंस हमारा एयर है। अब सपोज दैट कि यहाँ कोई रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे होते, रेफ्रिजरेंट मान चलो 0.3 पे लेटर सपोज ये लिक्विड फेज में रहता, उस केस में यदि हम लोग एक्सपेंडर यूज करते तो क्या उसका बेनिफिट होता? नो सर, बेनिफिट नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि आखिर क्यों बेनिफिटेड नहीं होता? सर वहाँ पे एक्सपेंडर में टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता। लिक्विड फेज में है ना, तो सर हाँ, लिक्विड फेज में वर्क ज्यादा नहीं दे पाएगा सर। यस, वेरी गुड। लिक्विड फेज में ज्यादा वर्क नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होता है क्या होता है, बीडीपी होता है, ठीक है कि नहीं, माइनस बीडीपी होता है। लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम और लिक्विड बहुत ही कम होता है कि नहीं? तो एक्सपेंडर का कॉस्ट ज्यादा भी है, एक्सपेंडर तो कॉस्टली है, तो इस केस में क्या होता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा और वर्क भी कम मिलता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करके क्या करते हैं, वहां पर थ्रॉटलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिक्विड केस में हम लोग थ्रॉटलर यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। इस तरीके से यहाँ पे जो पीवी प्लॉट पे भी इसको हम लोग देख पा रहे हैं। 1 to 2 क्या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 to 3 में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हुआ, 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ है ना, और 4 to 1 में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। कहाँ? इवेपोरेटर में। ये कंप्रेसर है, यहाँ कंडेंसर है, यहाँ पे एक्सपेंडर है, टर्बाइन है, और यहाँ पे इवेपोरेटर है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में सब कुछ जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तुमको स्लाइड यहाँ से हम सेंड कर देंगे, इसमें तुम इस चीज को देख लेना। ठीक है, नाउ चलो अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं सीओपी, देखते हैं कि सीओपी क्या होगा। सीओपी तो यही है ना, व्हाट इज सीओपी? ये हमारा साइकिल है टीएस प्लॉट पे 1 2 3 4 है ना। अब यहाँ पे चूंकि भाई रेफरेंस सिस्टम है, तो यहाँ पे किसी भी रेफरेंस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, सीओपी निकालते हैं। ठीक है, किसी भी इंजन में क्या एफिशिएंसी निकालते हैं, और किसी भी रेफरेंस सिस्टम में हम लोग क्या निकालते हैं, सीओपी निकालते हैं। ठीक है, तो सीओपी क्या हो जाएगा? सीओपी का बेसिक फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? बताओ यहाँ पे इंथैल्पी के टर्म में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ हो रहा है? H1 - H4 हो जाएगा यस, सर। बेसिकली ये जो एसी स्पेस, ये जो हमारा एयरक्राफ्ट का केबिन है, इस केबिन से ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से सक कर रहा है। ठीक है, तो दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 - H4 हो जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू नेट क्या होगा? WC मैंने WT। व्हाट इज डब्ल्यू नेट? जो कंप्रेसर में जो वर्क करना पड़ा WC, और टरबाइन से जो वर्क मिला WT है ना, तो नेट वर्क कितना होगा? WC मैंने WT हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। Alert from Webex. This meeting will end in 5 minutes. चलो हाँ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा सर। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। अटेंडेंस ले लीजिए सर। हाँ, अटेंडेंस लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है। नहीं सर यहाँ पे हाँ बोलो। सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था, तो सीपी मतलब T1 - T4 होना चाहिए था ना, CP × T1 - T4। देखो ये ऑलरेडी ही, देखो क्या है ना, हम लोग यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये T1, यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा है? 1 का ज्यादा है ना। यस सर। तो T1 - T4 ये हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू नहीं ले रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे हीट एडिशन क्या होगा? H1 - H4 होगा। डेल एच क्या Yes, होगा? sir. H1 - H4 फाइनल में हाँ। 1 प्रोसेस है, तो H1 - H4 होगा। तो H1 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे CP T1 - T4 हो जाएगा। यस सर। ठीक है।
यस सर, थैंक यू सर। हम्म। ठीक है, इसलिए। सर असाइनमेंट जो दिए थे, उसका नंबर नहीं तुम लोगों को मिला है? यस सर 0 नंबर उसमें दिखा रहा है। असाइनमेंट 1 में सर 10 में 10 मिला और बता रहे असाइनमेंट 2 में 0। असाइनमेंट 2 में 0 इसलिए मिला है क्योंकि वो कन्वेंशनल है, ठीक है? जी सर। वो तुम्हारा एक्सप्लेनेटरी है ना। असाइनमेंट 1 में इसलिए नंबर मिला क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में जी 4 क्वेश्चन है तो उसका एक आंसर सही है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको नंबर मिल गया। लेकिन एक्सप्लेनेटरी वाले में क्या, कन्वेंशनल में क्या होता है कि उसके लिए साइन वो हम तुम्हारे यहाँ हमारे पास जमा हो गया, हम नंबर यहाँ से रिलीज करेंगे तुमको क्लासरूम में, ठीक है ना? सर असाइनमेंट उसी में शो कर रहा है सर। सर असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट कोई बात नहीं है, हमारे पास देखो, तुम क्लासरूम में भी डालो या दोनों में कहीं जगह डालोगे, ठीक है? तुम क्लासरूम में दे सकते हो, ठीक है? वहां भी सबमिट कर सकते हो। असाइनमेंट 1 सर सोशी में कर रहा था क्लासरूम में। क्लासरूम में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम रिकॉर्ड हमको एक्चुअली क्या है, तुम यदि गूगल फॉर्म में करोगे वहां भी हमारे पास रिकॉर्ड है, क्लासरूम यस में सर। भी हमारे पास रिकॉर्ड है। तुम क्लासरूम में भी सेंड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है। चलो मोबाइल दीजिए, वहाँ मोबाइल। थैंक यू सर सर। गूगल फॉर्म में लिखने के बाद सर हैंडेड इन दिखा रहा है प्रोफाइल, मतलब आपको मिल गया ना सर? हाँ, मिल गया। ओके बेसिकली सर। हम गूगल फॉर्म ही हम देखेंगे, है ना? वहां से मिल ही रहा है। और तुम अपलोड करना चाहते हो तो तुम क्लासरूम में भी तुम जाके वहां पे पीडीएफ में तुम उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हाँ, बोलो। मेरा कल का अटेंडेंस शो नहीं कर रहा था, आप जो भेजे उस पीडीएफ में। वो तुम्हारा शो नहीं कर रहा था? वो था अच्छा, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हम उसको चेक कर लेंगे। 25। 25 ना? ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं तुम्हारा, हम उसमें, है ना? सर रीज्वाइन करना है कि ये हो गया सर? एक फोटो ले लिया सर। हाँ, ले लिए, चलो ठीक है, लीव कर सकते ठीक है हो। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलो बाय। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें, स्लाइड में, यदि कोई दिक्कत है तो।